क्वांटम लैब में फिर से स्वागत है आपका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूली ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम एंड रेंज ऑफ फोर्स के बारे में। बेसिकली ये वो पॉइंट्स है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो किसी बॉडी का, यानी कि वो रेस्ट पे हो। पूली ब्लॉक सिस्टम इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन, और टू ब्लॉक सिस्टम ऑन इंक्लाइन प्लेन। साथ साथ टू ब्लॉक सिस्टम जब जिसमें जो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर हो, राइट? और उनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में बेसिकली हमने एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जाना था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कॉन्टेक्ट फोर्स हमारा, अगर ये बॉडी है, इधर ये एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ये हमारा हो गया mg, इधर लगेगा फ्रिक्शन, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इधर कॉन्टेक्ट फोर्स। ये होगा हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स का। तो ये जो एंगल बनेगा ना कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से। एंगल बिटवीन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल, और ये बेसिकली होता है थीटा इज इक्वल्स टू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं थीटा या फिर लेमडा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। इसके बाद हमने बात किया था एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज होता है, इसको थीटा, ये है वो एंगल जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब रफ सरफेस पे ये खुद ब खुद स्लाइड होने लगे, राइट? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, इधर लग रहा होगा क्या, एम जी साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो, और ये हो गया नॉर्मल, इस थीटा का वैल्यू, और ये थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों सेम हो गए, कोई दिक्कत? इसके अलावा फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम भी किए थे, है ना? आज की इस वीडियो में हम उसी से उन्हीं टाइप के प्रॉब्लम से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड हेमिस्फेरिकल बॉल इज म्यू, राइट? एक इंसेक्ट है, इस हेमिस्फेरिकल बॉल में वो ऐसे क्रोल कर रहा है, राइट? तो उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, उसके और सरफेस के बीच में वो है, दे रखा है इन्होंने म्यू, एंड रेडियस ऑफ द बॉल इज आर। यहाँ पे जो रेडियस है ये दे रखा है इन्होंने आर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल अप इन द बॉल। हमें ये निकालना है कि कितने मैक्सिमम, कितने हाइट तक ये जो इंसेक्ट है क्रॉल कर पाएगा, राइट? अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहला, तो सबसे पहले हमें ना थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा कि हो क्या रहा है, या इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इमेजिन करते हैं कि हम ना इस हाइट तक, ये हाइट तक जो इंसेक्ट है क्रॉल कर पा रहा है। मैं यहाँ पे इसे अच्छे से शो कर पा रहा हूँ, शो कर देता हूँ, यहाँ तक ये कर पा रहा है, राइट? ये हो गया हमारा इंसेक्ट, ठीक है? यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट तक ये इतना ही ऊंचा तक जाएगा। अब इतना ऊंचा तक जाने का मतलब क्या हुआ कि इससे जैसे जाएगा, मतलब ये जो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है हमारा ना, इसका जो स्लोप है, ये थीटा इससे जैसे इंक्रीज करेगा, इससे ज्यादा होगा, यहाँ से ये स्लिप करना जाएगा। मतलब कि ये जो एंगल थीटा है, ये हमारा इसका जो एंगल ऑफ रिपोज है वो उसके बराबर आ रहा है। मतलब स्लोप का जो ये स्लोप, ये इसका स्लोप का जो एंगल है, राइट, वो इसके एंगल ऑफ रिपोज के बराबर आ रहा है, राइट, फॉर दिस सरफेस, है ना? तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा वुड बी इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, है ना? कोई दिक्कत? यहाँ से समझ में आ गया हमको। अब टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें निकालना क्या था कि ये कितना हाइट तक जा सकता है, यानी कि हमें निकालना है ये हाइट, ये मान लिया हमने एच, ये कितना होगा, इसको निकालने का क्या तरीका है? तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना? और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखो, ये लेंथ है आर और ये भी लेंथ है आर। ये जो लेंथ होगा ये होगा क्या, ये अगर आर है तो यहाँ स्मॉल आर दे रखा है, ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक का।
और टोटल लेंथ कितना था, आर रेडियस। तो हमारे पास एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू म्यू है, तो हमें पता है ना कि म्यू को टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो हम यहाँ से साइन थीटा का अगर निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा म्यू अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। और कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, वन बाय स्क्वायर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो कॉस थीटा का जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू, तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर अपॉन, या ऐसे लिख सकते हैं, आर आर कॉमन ले लेते हैं, तो वन माइनस वन बाय स्क्वायर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू एच का। यानी कि मैक्सिमम हाइट एच, इतना ऊंचा तक ये जो इंसेक्ट है वो क्रॉल कर सकता है, जा सकता है। कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपके डाउट्स, ठीक है। फिर बात करते हैं रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक छोटा सा देखते हैं। जैसे कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये स्लोप है, ये थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉडी है, इसका मास m रखा हुआ है ना। अब यहाँ पे समझो, हम इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा, अगर ये थीटा है तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा, है ना। और इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा। कहीं से कोई दिक्कत है ना। और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। अगर ये अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये इधर स्लाइड करेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहाँ लगेगा। अब देखो, जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एम जी साइन थीटा एफ को बैलेंस करते करते, है ना, एफ जो है एम जी साइन थीटा को बैलेंस करता रहेगा, और ये रेस्ट पे रहेगा। जैसे ही एक लिमिट आएगा जब एम जी साइन थीटा का वैल्यू एफ से ज़्यादा हो जाएगा, और क्या करेगा, बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगा। तो हमें क्या निकालना है, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कि रेंज ऑफ एफ फॉर विच एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो, मतलब इस स्लोप पे, इस स्लोप पे। तो यहाँ पे जो हम एफ लगाएंगे, मान लो यहाँ पे एफ लगाएंगे, ठीक है। तो एफ का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होगा बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए, तब जब हम बॉडी को ना अ, मतलब एम जी साइन थीटा को फोर्स और फ्रिक्शन दोनों सपोर्ट, मतलब दोनों मिल करके इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। तो इस केस में जो एफ का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे भी बॉडी ये ए इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, फोर एफ मिनिमम। इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ प्लस एफ, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, राइट। और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ। और एफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था, म्यू, और यहाँ पे इधर लग जाएगा एन, तो म्यू इंटू एन, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। और यहाँ से म्यू को अगर एम जी को कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हो गया वैल्यू एफ का, है ना। ये हो गया एफ मिनिमम, समझे बात को, ये क्या हो गया, एफ मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ हो गया। अब सेम मैक्सिमम कब होगा, तो अब देखो, यही सेम सिनारियो, ये हो गया थीटा। अब ब्लॉक को क्या कर रहे हैं हम, एफ का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, एफ का वैल्यू, तो धीरे धीरे फ्रिक्शन का वैल्यू कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो है एम जी साइन थीटा को फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, बॉडी तो रेस्ट पे ही रहेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे पूरे एम जी साइन थीटा को ये एफ ही बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा जीरो उस समय। और उससे जब ज़्यादा करेंगे, तो अगर फ्रिक्शन ले सरफेस तो क्या होता है, बॉडी ऊपर मूव करने लगती है, राइट। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स उस पॉइंट के बाद क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी जैसे ही बॉडी ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट, मतलब करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, नीचे की तरफ। इधर लग रहा है हमारे पास एम जी साइन थीटा, और साथ ही साथ ये लगेगा फ्रिक्शन भी, ठीक है। और ये हो गया, तो अब फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके लिए हमारा एफ मैक्स आएगा। तो फोर एफ मैक्स क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी
साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और यहाँ से हम ये एम जी कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। कहीं से कोई दिक्कत, ये हो गया एफ का वैल्यू, ये एफ मैक्स है बाय द वे, एफ मैक्स है, एफ मिनिमम मैक्सिमम। समझ में आई बात? मिनिमम फोर्स कब होगा, जब फ्रिक्शन भी ऊपर लग रहा हो, मतलब हम यहाँ पर जस्ट बॉडी को स्लाइड डाउन होने से रोक रहे हैं। और मैक्सिमम फोर्स कब लगाना पड़ेगा, जब हम बॉडी को फोर्सफुली ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्लाइड होने से रोक रहे हैं, यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो हमें फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा दोनों को बैलेंस करना होगा। और यहाँ पे हम फ्रिक्शन के साथ मिलकर एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। समझ? इन दोनों केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, बॉडी रेस्ट पर ही है। ठीक है, दोनों में बॉडी रेस्ट पर ही है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारे पास रेंज निकालने का। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि रेंज पता करना। तो रेंज मतलब ये तो मैंने इस सिनारियो के लिए रेंज बताया, ठीक है, पर आगे चल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें रेंज निकालना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में ही बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास थीटा दे रखा है 37 डिग्री, म्यू का वैल्यू 0.5 डिग्री। तो हमें निकालना है कि फोर्स का रेंज। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, फ्रिक्शन निकालेंगे। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, इधर नॉर्मल है, इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। आई होप कि ये बताना नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ये एम जी होगा, इस ये थीटा, इसका दो कॉम्पोनेंट होगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, एम जी का वैल्यू, एम का वैल्यू 2 और जी का वैल्यू 10, कॉस 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, कितना हो गया 5 2 ज़ा 10, तो 16 इंटू 5 यानी 8.0, है ना? ये हो गया हमारे पास अ, यप 8.0, ठीक है, न्यूटन। ये फ्रिक्शन हो गया हमारे पास। तो और एम जी साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास ऐसे लिखते हैं, एफ मैक्स लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। एफ मैक्स का वैल्यू कितना आएगा, एफ या एफ मिनिमम, एफ मिनिमम का होगा, एफ मिनिमम होगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ, राइट? तो एम जी साइन थीटा का वैल्यू ये 20, साइन साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, 20 इंटू 3/5 माइनस 8, ये कितना हो गया 12 माइनस 8, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 8 यानी कि 4, 4 न्यूटन हो गया मिनिमम फोर्स। मैक्सिमम कितना होगा जब फ्रिक्शन और दोनों इधर लग रहे होंगे, एफ मैक्स होगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 12 आ रहा है ना, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 8 यानी कि 20 न्यूटन। तो मतलब कि जो हमारा रेंज ऑफ फोर्स होगा ना एफ, इस केस के लिए बॉडी रेस्ट पे हो, ठीक है, एफ का जो वैल्यू होगा वो 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 20 न्यूटन। इन दोनों के रेंज में ये बॉडी रेस्ट पे रहेगा एफ। अगर एफ का वैल्यू 4 से कम हुआ तो बॉडी नीचे स्लाइड करेगा, और एफ का वैल्यू 20 से ज़्यादा हुआ तो बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे 4 ए इक्वल टू 0, राइट? ये हो गया हमारे पास। अगर एफ का वैल्यू लेस देन 4 है तो बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, और एफ का वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर? बहुत अच्छा। अब हम आगे बात करते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है, इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये जो फोर्स है, यहाँ पे ये जो म्यू एस दे रखा है, यहाँ फ्रिक्शन सरफेस है, राइट? तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जो एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है वो है हमारे पास 10 न्यूटन का। तो अगर मैं फोर्स लगाऊं 3 न्यूटन का, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना होगा? राइट, इफ एफ मैक्स इज 10 न्यूटन, राइट? इफ एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अलाउड है वो है 10 न्यूटन का, देन फॉर एफ लेस देन 10 न्यूटन क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? फ्रिक्शन का वैल्यू तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिक्शन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, क्योंकि दोनों इसकी इधर वाले मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, अगर मैं सिंपल पूछूं तो आप बोलोगे, अरे
या फिर यहाँ मैं पूछूँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दोनों में सबसे पहले कौन लगता है। अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ, अगर मैं फ्रिक्शन को इग्नोर करूँ, तो टेंशन भी तो इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। जितना फोर्स लगाएंगे वो टेंशन हैगा। फिर अगर हम एफ का वैल्यू 10 न्यूटन से ले रहे हैं तो फ्रिक्शन भी इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हम किसको किसको हम माने, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहली बात आता है कि ये हम जानते नहीं कि पहले कौन आता है, फ्रिक्शन आता है या टेंशन आता है। बट जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ना, हमें ये बताया गया कि हम फ्रिक्शन को पहले काउंट करेंगे, फ्रिक्शन पहले आता है। ठीक है, फ्रिक्शन पहले आएगा। तो फ्रिक्शन अगर पहले आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एफ अगर यहाँ पे ये 10 न्यूटन से कम है तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तक फ्रिक्शन जो है बैलेंस करेगा एफ को, और टेंशन तब जीरो रहेगा। ठीक है, और एफ इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू 10, एफ ग्रेटर देन 10 न्यूटन, तो इसमें कितना हो जाएगा, जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो 10 न्यूटन रहेगा, राइट। और जो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ। क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिक्शन अगर ऐसा सिनेरियो है तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे, फ्रिक्शन पहले आएगा उसका टेंशन। ओके, अब इसका यूज करते हैं। इसका यूज कैसे आता है, इसका यूज आता है ब्लॉक एंड पुली सिस्टम में, सॉरी ब्लॉक एंड स्ट्रिंग सिस्टम में। जैसे कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि टू ब्लॉक्स टाइड बाय स्ट्रिंग अ वेरिएबल फोर्स एफ, है ना, एफ इज इक्वल्स टू 5t इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो एफ टी है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, और टाइम डिपेंडेंट, मतलब कि टाइम के साथ बढ़ रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द ब्लॉक आर 0.6, इसका 0.6 है और इसका 0.5 है respectively. Find the frictional force between block, ground as well as tension in the string at. तो अगर हमें यहाँ निकालना है, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन ही है, अगर मुझे निकालना है या मैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, एट हटा दूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर एफ इजिकल्स टू 5t है, ठीक है, हम इसका एफ मैक्स निकाल लेते हैं, मैक्सिमम अलाउबल फ्रिक्शन यहाँ पे कितना होगा, एफ मैक्स या फिर एफ बी मैक्स, बी मैक्स ये कितना है, तो ये है 1 kg। इसका जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो 10 न्यूटन का आएगा, तो 10 × 0.6 यानी कि 6 न्यूटन आ गया, राइट। और यहाँ पे एफ ए मैक्स कितना होगा, ये 20 kg, इसका म्यू नॉर्मल कितना आएगा, 20 न्यूटन। 2 kg है तो नॉर्मल आ जाएगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, और म्यू इंटू एन करेंगे तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 0.5 × 20 यानी कि 10 न्यूटन। तो यहाँ पे मैक्सिमम अलाउबल फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन, और यहाँ पे 0.6। अब 5t का वैल्यू यहाँ पे, इफ एट, यहाँ पे लिखते हैं एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, यहाँ पे क्या होगा। और बाय द वे यहाँ पे हम मान लेते हैं टेंशन, ये इधर लग गया हमारे पास एफ ए, यहाँ पे ये एफ ए हो गया और इसके लिए एफ बी। तो टेंशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। फोर्स का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 5 न्यूटन। अब इसको कौन बैलेंस करेगा, ये 5 न्यूटन तो इधर लगेगा हमारे पास कितना, एफ ए। एफ ए का वैल्यू कितना होगा, 5 न्यूटन ही, क्योंकि ये इसका तो मैक्सिमम 10 न्यूटन तक ये इसको रोक सकता है ना। तो कितना हो गया, 5 न्यूटन। अब यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0। अब ये इसको खींच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, एफ बी का वैल्यू 0। समझ में आई बात। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, इस केस में क्या होगा, एफ का वैल्यू कितना हो गया, 10 न्यूटन। अगेन जो एफ ए होगा वो क्या होगा, ये इसको 10 न्यूटन ही लगाएगा, टेंशन अगेन 0, और एफ बी का वैल्यू अगेन 0। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एट टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे यहाँ पे क्या होगा, एफ का वैल्यू कितना हो गया, 5 × 3 = 15, 15 न्यूटन, ठीक है। एफ ए तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू रीच कर चुके हैं, 10 न्यूटन। रिमेनिंग जो टेंशन है वो ये, अब जो रिमेनिंग फोर्स है वो इसमें टेंशन अप्लाई होना शुरू करेगा। टेंशन कितना हो जाएगा, 5, टेंशन इक्वल 15 माइनस 10 यानी कि 5 न्यूटन। अब टेंशन यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे मैक्सिमम अलाउबल फ्रिक्शन कितना है, एफ बी, ये है 6 न्यूटन पर। यहाँ पे सिंस टेंशन 5 आ रहा है तो यहाँ पे
हमारे पास कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो, ये यहाँ पे अगर सिंपल पूछा जाता है कितने फोर्स के बाद ये बॉडी मूव करने लगेगी, राइट? तो सबसे पहला सिंपल सा लॉजिक है कि देखेंगे कि कितना मैक्सिमम अलाउड फ्रिक्शन हो रहा है। तो कितना है 10 एंड 16, 10 एंड 6 यानी 16 न्यूटन। तो जो एफ का वैल्यू अगर 16 न्यूटन से ज़्यादा हो तो दोनों बॉडी मूव करना शुरू करेगी। यहाँ पे 15 ऑलरेडी रीच कर चुके हैं, तो 8 टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, राइट? एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, राइट? टी का वैल्यू हमें नहीं पता होगा अभी। एफ बी का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 6 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन हम रीच कर चुके होंगे। मतलब ये हम मान कर लें कि काइनेटिक फ्रिक्शन के आसपास हो, राइट? क्योंकि क्योंकि अगर दोनों क्योंकि अब क्या है ये 50 न्यूटन से ज़्यादा है तो ये दोनों मूव करने लगेंगे, राइट? तो जब अगर ये 0.5 और 0.6 थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, या काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट भी हैं, तो हम वो वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे 10 न्यूटन ना लिख करके हम ये लिख सकते हैं कि म्यू ए अ अ, 20, राइट? ऐसे कर लेते हैं, या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं म्यू बी 20, और ये म्यू ए म्यू बी क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब 10 और 6 से थोड़ा सा कम होगा जो उनका काइनेटिक फ्रिक्शन उसके अकॉर्डिंग, मतलब कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन उसके अकॉर्डिंग। टेंशन हम निकालेंगे इक्वेशन सॉल्व करके। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इससे ना काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएँगी। पहले देखो, यहाँ बोला गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द सिचुएशन एज़ शोन इन फिगर। फोर्स 120 न्यूटन एंड 100 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग व्हेन द सिस्टम इज़ एट रेस्ट। अब इसमें दे रखा है ऑलरेडी कि इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है यहाँ पे वो 90 न्यूटन का है और ये 60 न्यूटन का है, इन दोनों के बीच में। तो मैक्सिमम जो टोटल फ्रिक्शन कितना सिस्टम पे लगेगा? 100 90 एंड 60 मतलब 150 न्यूटन, और यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे? अगर फ्रिक्शन को हटा दे तो 120 और 100, 120 माइनस 100 करेंगे तो 20 न्यूटन। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, ठीक है? अगर मान लेते कि नेट फोर्स 150 से ज़्यादा आता, राइट? मान लेते कि यहाँ पे 300 न्यूटन होता और यहाँ पे 100 न्यूटन, तो बॉडी दोनों इधर ही मूव करना चाह रही होती या मूव कर रहे होते, दोनों फ्रिक्शन एक डायरेक्शन में लग रहे होते। पर सिंस यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब कम है, राइट? जो नेट अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से ही नेट नेट जो फ्रिक्शन जो पॉसिबल है मैक्सिमम फ्रिक्शन उससे ही कम है, तो बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी। उस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा और कितना होगा, ये निकालना बहुत मतलब क्रिटिकल हो जाता है, समझना। तो ये कैसे करते हैं? तो इसमें ना हमारे पास 2 मेथड है। हम मतलब सिंगल मेथड कह सकते हैं, 2 तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मतलब किसी एक डायरेक्शन में बॉडी के एक्सेल मतलब बॉडी को हम मान लेते हैं कि उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने की कोशिश करेगा, और वहाँ से स्टार्ट करते हैं टेंशन और फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना, और फिर चेक करते हैं क्या हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब जो वैल्यू जो हम मान रहे हैं वो सही दे रहा है कि नहीं। कैसे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास केस 1 जो जनरल हम ले लेते हैं, वो यहाँ पे नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन नहीं होता तो 120 न्यूटन। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अच्छा अगर 120 न्यूटन इधर है और 100 न्यूटन, तो बॉडी जो है सिस्टम इधर मूव करने की कोशिश करेगी, इसका मतलब क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा अपोजिट में, ठीक है? तो इधर हम मान लिया हमने एफ, ये हमने ए ले लिया, ये बी, तो ये हो गया एफ ए, राइट? तो यहाँ और इनके बीच में हमने मान लिया टेंशन, ठीक है? तो अगर 120 न्यूटन इधर है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितना है एफ ए का 90 न्यूटन, राइट? तो इफ ए इज मूविंग, बॉडी ए ट्राई टू मूव और लेफ्ट, राइट, लेफ्टवर्ड, इस केस में क्या होगा? तो जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा एफ, हम ले लेते हैं एफ ए कितना हो गया 90 न्यूटन, टेंशन कितना होगा 120 माइनस टी, राइट? यानी कि 120 माइनस फ्रिक्शन, ये कितना हो गया 30 न्यूटन, ठीक है? अब यहाँ पे 30 न्यूटन है, इधर 100 है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? देन एफ बी हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 माइनस, इधर कितना हमने लिया था, ये 30 आ रहा है, 30 माइनस ये 30 है, ठीक है? और इधर 100 है, समझ में? तो 100 माइनस 30, तो बी किधर मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो रोकने वाला जो फोर्स है वो तो 30 न्यूटन का है, इधर 100 लग रहा है, तो इधर लगेगा एफ बी,
ठीक है, 100 माइनस 30 कितना आया, 70, है ना, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अलाउड है ये 60 न्यूटन का है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एफ बी मैक्स जो है वो कितना है हमारे पास, 60 न्यूटन ही है, ये 70 न्यूटन आ नहीं सकता। इसका मतलब जो हमने ये केस लिया, ये जो एजम्पशन लिया डायरेक्ट जाने का, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब हम लेते हैं केस टू। केस टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इज मूविंग राइटवर्ड, बॉडी बी इज मूविंग राइटवर्ड। इस केस में क्या होगा, इधर हमारे पास एफ बी की, इधर जिस डायरेक्शन हमने लिया है एफ बी इधर वही लग रहा होगा। एफ बी का वैल्यू कितना होगा, 100 माइनस 60, यानी कि सॉरी एफ बी नहीं, एफ बी तो 60 होगा, ये टेंशन हो जाएगा यहाँ पे, ये हम ले लेंगे टेंशन। ये हो गया टेंशन। ठीक है, टेंशन कितना हो गया, 40। अब यहाँ टेंशन 40 है तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो 120 माइनस एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 120 माइनस 40, ये कितना हो गया हमारे पास, 80 न्यूटन। ठीक है, यहाँ भी न्यूटन कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली एफ ए जो है ये लेस देन है, सिंस एफ ए इज लेस देन एफ ए मैक्स, थस ये जो हमारा सिनारियो है ये सही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देन assumption holds true here, therefore assumption holds true। अब आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप इसको शॉर्टकट में करोगे, जो मैंने ये लिख के दिया है ये समझाने के लिए किया, आप बस क्विकली करोगे सोल्यूशन आया तो, या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन आया तो आपको ये स्टेप्स लिखने होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका मतलब क्या होगा, जो कंडीशन जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास एफ बी का वैल्यू हो गया हमारे पास 60 न्यूटन, और ये का डायरेक्शन कितना है, ये है लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट डायरेक्शन में लेफ्ट कर देते हैं। और टेंशन कितना हो गया हमारे पास, टेंशन का वैल्यू हो गया 40 न्यूटन, एफ ए कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 80 न्यूटन, और ये लगेगा राइट वर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया हमारे पास तीनों चीजें। समझ में आई बात, कहीं से कोई कंफ्यूजन, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो मेथड यही है, सबसे पहले हम किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे और दूसरा चेक करेंगे, राइट, क्लियर। और अगर ये बॉडी मूव कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तब आती है जब बॉडी रेस्ट पे हो, तब कंफ्यूजन होता है कि फ्रिक्शन लगेगा किधर और कितना लगेगा। अगर बॉडी मूव करे तो दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो रहा होगा, फ्रिक्शन मोशन रिलेटिव मोशन के अपोजिट में होगा। अगर दोनों बॉडी इधर मूव कर रही होती तो दोनों फ्रिक्शन एफ एफ इधर लग रहे होते, है ना, और अपने काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू जो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू उसके बराबर आ रहे होते, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब इसी टाइप में थोड़ा सा इसी टाइप के जो क्वेश्चन होता है इनका कुछ वेरिएशन आता है, जैसे कि इसको डाल दिया जाता है स्लाइड पे या किसी वेज पे, जैसे कि ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल, इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि हमें मतलब दे रखा है एक 10 kg ब्लॉक है या 5 kg, ये 53 डिग्री है बाय द वे। ठीक है, ये 10 kg का, ये 5 kg का है, इसका एंगल ऑफ इसका स्लोप 37 डिग्री, इसका 53 डिग्री, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, इसका 0.3 है। हमें निकालना है कि अ, जब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना होता तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम क्या करेंगे, नेट फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों बॉडी जो है अगर ये इधर मूव करेगी तो ये भी ये ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, कंस्ट्रेंट है ना मोशन में। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिंपल, हम सबसे पहले फ्रिक्शन निकालेंगे और नेट फोर्स निकालेंगे, है ना। तो इस पे यहाँ पे ये हो गया इधर टेंशन, इधर हो गया टेंशन। ठीक है, इसका इधर आ जाएगा एम जी साइन थर्ट, इधर कितना लगेगा, एम जी साइन 37, एम जी साइन 37 डिग्री, और इधर आ जाएगा एम जी कॉस 37, इधर आ जाएगा इसका एम जी, अगेन एम टू जी ले लेते हैं, एम टू जी कॉस सॉरी साइन 53 डिग्री, और इधर आ जाएगा एम टू जी कॉस 53 डिग्री। ठीक है, इसका जो वैल्यू, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल ऐसे करके यहाँ बनाए, तो इधर टेंशन है हमारे पास, ये हो गया नॉर्मल, एम जी कॉस 37, एम का वैल्यू है 10, जी का वैल्यू
10 तो 100 cos 37 का वैल्यू 4/5, तो 4/5 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 4 80, ये हो गया 80। और इधर आ जाएगा हमारे पास mg sin 37, ये 60। तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 80 न्यूटन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा म्यू इंटू एन, और 80 इंटू 0.3 यानी कि 24 न्यूटन फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। 0.3 इंटू 80 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ओके, अब इसके लिए अगर हम बात करें, ये हमारे पास है ऐसे करके ब्लॉक, ठीक है। इधर कितना हो गया, N2 ले लिया हमने, ये N1 है। इधर आ जाएगा हमारे पास ये इसका एम जी 50, 5 इंटू 10, 50 साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5, तो 50 इंटू 4/5 ये हो गया हमारे पास 40 न्यूटन। इधर 40, इधर आ जाएगा 30। एन का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, N2 30 न्यूटन, यहाँ पे N1 ये हो गया 30 न्यूटन। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा 30 और इंटू 0.1, 0.1 इंटू 30, ये कितना आ गया 3 न्यूटन फ्रिक्शन का वैल्यू। अब मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है 24 प्लस 3 27 न्यूटन। और जो मैक्सिमम इसको मूव कराने वाला जो नेट फोर्स है, मैक्सिमम नहीं नेट फोर्स, ये इधर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इधर लगेगा, है ना। इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, सेम सिनारियो ऐसे, ठीक है। इसका मैक्सिमम ये हो गया, हमने ले लिया ये 10 kg ब्लॉक को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये 10 kg और ये हो गया 5 kg। तो इसका एफ ए मैक्स कितना है, दिस इज 24 न्यूटन। और ये एफ बी मैक्स कितना है, ये हमारे पास आ रहा है 3 न्यूटन, ठीक है। इधर कितना फोर्स लग रहा है, इसको इधर मूव कराने के लिए एम जी साइन 53, ये आ जाएगा इधर इस डायरेक्शन में। ओहो, मैंने इसको ऐसे ही बना दिया, नहीं नहीं ठीक है, ये इधर आ रहा है 40, और इधर कितना लग रहा है हमारे पास 60। सेम सिनारियो हो गया कि नहीं पहले जैसा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं नेट फोर्स कितना है, 60 माइनस 40 20, और यहाँ पे नेट फ्रिक्शन फोर्स कितना है 24 प्लस 3, ये कितना हो गया हमारे पास 30 क्या नाम 27, यानी कि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो ज़्यादा है नेट फोर्स है, तो बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी। तो सबसे पहले पूछा गया था क्वेश्चन कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ही क्या है वो जीरो हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया जीरो, बॉडी तो ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को, और पूछा जाता है कि अच्छा बताओ फ्रिक्शन दोनों में कितना लगेगा, टेंशन कितना लगेगा, ये निकालना, तो सिंपल सा लॉजिक है वही, यहाँ पे टेंशन हम मान लेंगे, हम यहाँ मान लेंगे कि चलो बॉडी इधर मूव कर रही है 60 की तरफ से, ठीक है। तो 60 की तरफ से मूव करेगी तो इधर 60 है, इफ ए ट्राइज टू मूव फर्स्ट, ए ट्राइज टू मूव, इसमें क्या होगा हमारे पास टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर लगेगा हमारे पास एफ ए, तो एफ ए 60 माइनस 24, राइट। यहाँ पे हम एफ ए का वैल्यू ले देंगे 24 न्यूटन, और टेंशन हो जाएगा 60 माइनस 24 माइनस एफ ए, दैट इज 60 माइनस 24 विच मीन्स 36 न्यूटन। और हमारे पास अगर ये 36 है तो एफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ बी का वैल्यू आ जाएगा 40 माइनस 36, जिसका मतलब आ गया 4 न्यूटन, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। दिस नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 3 न्यूटन ही है, नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, एक बी ट्राइज टू मूव, अगर ये नहीं हो तो ये सही तो होगा ही, है ना। अब इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एफ, ये एफ है, एफ बी कितना आ जाएगा, एफ बी हम ले लेंगे 3 न्यूटन, टेंशन कितना होगा 37, 40 माइनस 3 यानी 37, हमारे पास एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40, अब बाय द वे ये होगा डायरेक्शन एफ बी का, है ना। और 60 माइनस टी, 60 माइनस टी, 60 माइनस 37, जो कि आ गया हमारे पास 23 न्यूटन, जो कि ऑब्वियसली लेस देना है हमारे पास जो मैक्सिमम 24 न्यूटन से, तो ये करेक्ट है ना, सिंपल। ये तो एफ बी का वैल्यू कितना होगा, ये 3 न्यूटन, ये हो गया लेफ्ट वार्ड,
टेंशन है और ये आ जाएगा राइट वर्ड। कोई दिक्कत नहीं, इजी है समझना आसानी से। अच्छा, अब हम बात करते हैं टू ब्लॉक सिस्टम ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, बेसिकली टू ब्लॉक सिस्टम, दो तरह के टू ब्लॉक सिस्टम हम पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन पे। एक तो है कि दोनों एक दूसरे पे कनेक्ट, मतलब चिपके हुए हो, राइट, ऐसा। ये हो गया M1, ये हो गया M2। और दूसरा क्या है, दोनों ब्लॉक जो है एक दूसरे से एक स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड हो, M1 और यहाँ आ गया हमारे पास M2। कोई दिक्कत, ये M1 M2 M1 M2, यहाँ एंगल आ गया थीटा। अभी इसमें अगर हम बात करें नॉर्मल, देखो यहाँ पे ऐसे है और ऐसे है, फाइन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों सिनारियो अगर फ्रिक्शन लेस हो, अगर सरफेस फ्रिक्शन हो दोनों केस में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस हो, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, उस केस में क्या होगा, हमारे पास दोनों जो है ब्लॉक स्लाइड करेंगे साथ ही साथ। इनका मान लेते हैं एक्सेलरेशन A1 है, इसका A2 है, तो A1 इक्वल्स टू A2 जी साइन थीटा, साथ साथ इनका भी जो एक्सेलरेशन होगा वो ये भी A1 इक्वल्स टू A2 जी साइन थीटा। इनके पीछे जो रिएक्शन फोर्स लगता है यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन, ये दोनों जीरो होता। इस केस में क्या होता, हमारे पास ये जो R का वैल्यू है, R का वैल्यू जीरो होता, एंड यहाँ पे इस केस के लिए T का वैल्यू जीरो होता है ना। लेकिन अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, इफ सरफेस इज रफ, इफ सरफेस इज रफ, उस केस में क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और इसका μ2, इसका यहाँ पे μ1 और इसका μ2। तो देखो यहाँ पे पहले इस वाले सिनारियो पर बात करते हैं। अगर μ1 और μ2 है, अगर A1 जो है M1 का एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ A2 से, तो ये दोनों एक दूसरे पे मतलब दूर हो जाएंगे, राइट, उसमें रिएक्शन फोर्स जीरो होगा, है ना, है कि नहीं। तो इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, अगर हम बात करें, दोनों अलग अलग ले रहे हैं, राइट, अगर A1 का वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं A2 से ज़्यादा हुआ, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, है कि नहीं। और A1 का वैल्यू A2 से कम हुआ तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। यहाँ पे भी अगर ये A1, अगर इसका इंडिविजुअल A1 निकाले और इसका इंडिविजुअल A2 निकाले, A1 इस केस में अगर A1 का वैल्यू इस केस में इधर हम ले लेते हैं A1 और A2। A1 के A2 क्या है, इंडिविजुअल, जब टेंशन नहीं होता तो इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन आ रहा था। इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, तो हमारे पास टेंशन का वैल्यू नॉन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि चलना तो साथ ही है, राइट। A1 क्या है, इंडिविजुअल, यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैं अकेले बता रहा हूँ। A1 क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। A1 क्या है, जब ये कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंपल ये M1 होता, उसका एक्सेलेरेशन है A1। और A2 क्या है, अगर कुछ नहीं होता सिर्फ M2 होता, तो उस केस में अगर ये दोनों मूव कर रहे होते, है ना, तो अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है A1 का ज़्यादा आता है A2 से, यानी कि इंडिविजुअली A1 आगे निकल रहा होता है M2 से, है ना, क्योंकि दोनों पे अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। उस केस में क्या होता कि टेंशन नॉन जीरो होता। लेकिन यहाँ पे इफ A1 इज लेस देन A2, मतलब कि इंडिविजुअल जो A1 होता, M1 का जो एक्सेलरेशन होता वो M2 से कम होता, यानी कि M1 स्लोली मूव कर रहा होता है M2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू जीरो होता, क्योंकि ये जो है स्लैक कर जाता। अब इसमें वो टाइट नहीं होता, ये स्लोली मूव कर रहा है, ये नजदीक आ रहा है, तो टेंशन क्या होता, सेलेक्ट होता, और इवेंचुअली आकर के ये इससे चिपक जाता। इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होता है कि इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, तो यहाँ पे क्या होता, रिएक्शन फोर्स जो दोनों चिपके हुए हैं वो अलग अलग हो जाता, तो रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाता। और इफ A1 इज लेस देन A2, मतलब कि ये इंडिविजुअली अगर मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन A2 इस M2 से के एक्सेलरेशन से कम है, मतलब कि ये स्लोली मूव कर रहा है और ये फास्ट मूव कर रहा है, तो इवेंचुअली क्या है, ये फास्ट स्लाइड कर रहा है, तो इवेंचुअली क्या, ये इस पे चिपक जाता है और इसको दूर, मतलब साथ साथ दोनों मूव कर रहे होते। उस केस में क्या होता है, हमारे पास R का वैल्यू नॉन जीरो आता है। R का वैल्यू क्या होता है, नॉन जीरो, जीरो नहीं होता, ठीक है। तो हम इसी सिनारियो को एक्सप्लोर करेंगे कि कब A1 और A2, A1 का वैल्यू निकालते हैं इंडिविजुअल A1, अगर तो इंडिविजुअल अगर हम A1 निकालते हैं यहाँ पे, A1 का कैसे निकालेंगे, अगर इसका मैं सिंपल FBD बना करके इस इक्वेशन लिखे हम, तो इसमें क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास
ये M1 हो गया, इधर लगेगा हमारे पास टेंशन, इधर लगेगा टेंशन बोलते हैं, इधर लगेगा हमारे पास फ्रिक्शन, इधर लगेगा नॉर्मल, इधर लग गया M1G cos थीटा, और इधर क्या लगेगा M1G sin थीटा। तो अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, F का वैल्यू कितना हो गया, और ये इधर एक्सेलेट कर रहा है A1 से, F हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, और इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, M1G sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू M1 A1, और यहाँ से हमारे पास ये M1 सबसे कट गया यहाँ पे, तो बचा क्या A1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू कितना आया, G sin थीटा माइनस म्यू G cos थीटा। सिमिलरली A2 का भी ऐसा ही होगा, A2 का वैल्यू कितना होगा, G sin थीटा, यहाँ पे म्यू1 रहेगा, म्यू2 माइनस म्यू2 G cos थीटा। अब इसको हम कंपैरिजन निकाल सकते हैं, इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, है ना, इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, तो इस केस में सिनारियो में क्या होगा, हमारे पास बॉडी अलग अलग रहेगा, राइट। इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, तो हमारे पास क्या हुआ, G sin थीटा माइनस म्यू1 G cos थीटा, ये ग्रेटर देन किसके हुआ, G sin थीटा माइनस म्यू2 G cos थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, माइनस म्यू1 G cos थीटा ग्रेटर देन माइनस म्यू2 G sin थीटा, फिर ये G cos थीटा, सॉरी यहाँ भी cos थीटा ही है, ये G cos थीटा कट गया, बचा क्या, माइनस म्यू1 ग्रेटर देन माइनस म्यू2। अब ये जब माइनस का साइन है, इसको प्लस में करवाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, इक्वल टू में ऐसा नहीं होता, इक्वलिटी में नहीं होता, इनइक्वालिटी में ये होता है कि अगर हम माइनस साइन का करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया हमारे पास म्यू1 लेस देन म्यू2, ठीक है। तो अगर A1 का वैल्यू ग्रेटर देन A1 ग्रेटर देन A2 कब आएगा, जब म्यू1 लेस देन म्यू2 होगा, यानी कि जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये इससे कम हो, राइट, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा हो, अगर इसका A1 ज्यादा करना है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा होना चाहिए, यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू1 वो कम होगा, और यानी कि जिस ब्लॉक का भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ से है कि इफ म्यू1 लेस देन म्यू2, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास इफ A1 इज लेस देन, इफ A1 इज लेस देन A2, तो हमारे पास इसी सिमिलरली क्या आ जाएगा, म्यू1 का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन म्यू2, है ना। तो यहाँ से हम जो इनइक्वालिटी का वो लिख सकते हैं दोनों सिनारियो के लिए, कि इफ म्यू1 लेस देन म्यू2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक 1 इज लेस देन, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज A1 वुड बी ग्रेटर देन A2। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, रिएक्शन फोर्स का वैल्यू 0 होगा पहले केस के लिए, और टेंशन का वैल्यू होगा नॉन जीरो दूसरे केस के लिए, फॉर फर्स्ट केस, इसको हम लिख देते हैं फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस, और ये होगा फॉर सेकेंड केस, ठीक है। अब इसी तरह से इफ म्यू1 का वैल्यू ग्रेटर देन हो गया म्यू2, तो यहाँ से क्या होगा, A1 का वैल्यू लेस देन A2 आ गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, R का वैल्यू होगा नॉन जीरो फॉर फर्स्ट केस, और टेंशन का वैल्यू होगा 0, क्योंकि बॉडी स्लैग कर रहा होगा, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा, और सेकेंड केस, ठीक है। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया सिनारियो। तो ये था टू ब्लॉक सिस्टम ऑन इंक्लाइन, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इस A1 का एक्सेलरेशन कम है और A2 का ज़्यादा है, तो ये दोनों स्लाइड करेगा। अब स्लाइड करेगा तो ये ज़्यादा मतलब फास्टली स्लाइड करेगा, ये स्लोली स्लाइड करेगा, तो ये दोनों कंबाइंड हो चलेगा। उस केस में क्या हुआ, A1 और A2 जो है वो एक हो जाएगा, मतलब उस दोनों एक सिंगल मतलब कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। इस केस में भी वही होगा, राइट। अगर A1 का वैल्यू
हमारे पास ज़्यादा हुआ A2 से इस केस में, तो हमारे पास ये आगे तेज़ी से मूव करने की कोशिश करेगा, पर A2 स्लोली रहेगा। उस केस में यहाँ पे टेंशन आ जाएगा और टेंशन की वजह से दोनों साथ-साथ मूव करेंगे, राइट? तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। कोई दिक्कत? नहीं। अब ये तो था टू ब्लॉक सिस्टम ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब हम बात करते हैं टू ब्लॉक सिस्टम ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हों। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, है ना? अब यहाँ पे ग्राउंड फोर्स इस केस में दे रखा है, इसमें ए ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है और बी ब्लॉक ए ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। हम एफ फोर्स लगा रहे हैं ए ब्लॉक पे, राइट? और जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, वो फ्रिक्शनलेस है, लेकिन ए और बी का जो बीच का कॉन्टेक्ट सरफेस है वो रफ सरफेस है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए ना, जैसे यहाँ पूछा गया कि मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिसमें ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो हमेशा हमारा जो फोकस होगा ना उस ब्लॉक पे होगा जिस पे डायरेक्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा, राइट? तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि बॉडी जो है मूव कर रही है टुगेदर, राइट? यहाँ पे एक्सलेशन ए से मूव करेगी, तो इसको आगे मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये फ्रिक्शन फोर्स ना, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका हम ब्लॉक 2 kg पे हम ये 2 kg इसको हम फोकस करते हैं। ऊपर लगेगा क्या, नॉर्मल, नीचे हो गया 20 न्यूटन, इधर लगेगा फ्रिक्शन, ये हो गया ए। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है यहाँ पे, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 और एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 20, तो म्यू इंटू ये हो गया 10 न्यूटन, एफ का वैल्यू कितना हो गया 10 न्यूटन। अब यहाँ पे जो 10 न्यूटन आ रहा है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, है ना? अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है तो यही फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, एफ बाय हमारे पास 20, ये 20 न्यूटन है ना, वेट इसका कितना होगा, या F/2, एफ एफ इज इक्वल्स टू m1 a1 ए, और हमारे पास ए का वैल्यू क्या होगा, F/m1, एफ का वैल्यू कितना हो गया 10 और m1 का वैल्यू 2, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सिलरेशन जो कि ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा टू को। अगर दोनों साथ में मूव करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। उस केस में ये इसी एक्सेलरेशन को लेकर के हम यहाँ पे अ, इस पूरे मतलब एफ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम बात कर लेते हैं ऊपर इसी इसी केस में। पहले जो सिनेरियो क्या है कि हम जो नॉर्मल जो हम तरीका भी जैसे न्यूटन्स लॉज में मोशन में पढ़ चुके हैं कि हम क्या करेंगे, 4 kg ब्लॉक को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 4 kg ब्लॉक को कंसिडर कर लिया हमने, ये 4 kg हो गया। इस पे ये लगाएगा ग्राउंड N2। अब इस पे N1 लगा था, राइट, हमारे पास, तो ये इधर भी लगाएगा ब्लॉक बी, 4 kg ब्लॉक पे N1 लगाएगा, है ना? अब ए बी पे इधर फ्रिक्शन लगा रहा है तो बी ए पे किधर फ्रिक्शन लगाएगा, ये लगेगा एफ, और इधर लग रहा है हमारा कैपिटल एफ, और ये एक्सेलेट कर रहा है ए एक्सेलेशन जो कि है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू, इसका आएगा 40 न्यूटन नीचे, तो 40 प्लस N1, जो कि N1 का वैल्यू कितना हमारे पास था, N1 का वैल्यू 20, तो 40 प्लस 20 ये कितना हो गया 60 न्यूटन। ये हो गया N2 का वैल्यू। फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो इसका कोई हमारे पास दिक्कत भी नहीं है। फ्रिक्शन तो कोई है नहीं, इससे मतलब ग्राउंड सरफेस और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका बाद में भी कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में ज़रूरत होगा, ठीक है? तो हमारे पास अगर एफ का इक्वेशन लिखे हॉरिजॉन्टल में, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑल एंड एफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए। एफ का वैल्यू निकालना है हमें, माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये कितना होल्ड फ्रिक्शन फोर्स हम निकाला था 10 इक्वल्स टू 4, ए का वैल्यू कितना 5, तो ये कितना होगा एफ का वैल्यू 4 5 जा 20 एंड 20, और ये -10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 10 यानी कि 30 न्यूटन। तो एफ का वैल्यू कितना आया 30 न्यूटन। ये मैक्सिमम फोर्स एफ है जब जब ये बॉडी जो है ना साथ में एक्सेलरेट कर रहे होंगे, और उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो पहला जिस तरह से मेथड 1 हमने किया, ठीक है? मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं, हमने जब यहाँ निकाल लिया ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक
क्योंकि ये दोनों साथ-साथ मूव कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं, तो हम दोनों को एक सिंगल ब्लॉक की तरह 6 केजी के एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लेंगे। ये हो गया 6 केजी का एक सिंगल ब्लॉक, इधर लग रहा है कितना F, और ये एक्सेलरेट हो रहा है A। सिंस ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 6A, और 6 इंटू 5 यानी कि 30 न्यूटन। देखो यहाँ से भी आया। अब यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है? देखो, जब मैं इसको एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करूंगा ना, तो जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये इनका इंटरनल फोर्स हो जाएगा, उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर सिंगल 4 केजी ब्लॉक को कंसीडर करेंगे जैसे यहाँ लिखा, तो वहाँ पे हम ये बी ए पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है वो उसको हम मेंशन करना पड़ेगा। जनरली बच्चे कंफ्यूजन क्या करते हैं, अगर ये कर रहे हो तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ये भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके चलते उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने का चीज़ है इस टाइप के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो कि अगर हम इंडिविजुअल ब्लॉक ले रहे हैं तो उस पर लगने वाले सारे फोर्स लिखेंगे, लेकिन अगर कंबाइंड ले रहे हैं तो जो इन दोनों ब्लॉक का बीच का जो कॉमन फोर्स है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा ये हमारा इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसको मैं स्पेशली मेंशन कर देता हूँ, मेथड 1, ये मेथड 1, और ये हो जाएगा मेथड 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे भी हमने फ्रिक्शन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वही सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, सिंपल, पहले हमारा फोकस रहेगा उस ब्लॉक पे जिस ब्लॉक पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, 2 केजी ब्लॉक। तो हमारा 2 केजी ब्लॉक है ये। अब ये आगे मूव करेगा तो इसको मूव कराने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ऊपर लगा हमारा N1, नीचे लगा ये 2 केजी है तो 20, और एक्सलेशन A, राइट। एन का वैल्यू हमारे पास कितना हुआ, ये N1 ले लिया हमने, अगेन 20 न्यूटन। फ्रिक्शन का वैल्यू ये F1 कर लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं फ्रिक्शन। F1 का वैल्यू कितना हुआ, तो 0.5 इंटू 20, ये अगेन हो गया 10 न्यूटन। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, ए F1/m1, यानी F1 हमारा है 10/2 विच मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये आ गया एक्सेलरेशन। यहाँ से अगेन वही दो मेथड हम कर सकते हैं, या तो हम इसको पूरी तरह से एक सिंगल ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ए ब्लॉक को हम एक डिफरेंट ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर ए को हम डिफरेंट ब्लॉक की तरह ट्रीट करें तो लिख लेते हैं मेथड 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ब्लॉक ए है इसको हम डिफरेंटली ट्रीट कर लेते हैं। ये 4 केजी हो गया, तो इधर कितना लगेगा हमारे पास 40, इधर ये N2, ये बी ब्लॉक इधर लगा है N1, इधर जा रहा है एक्सेलरेशन, इधर लग रहा है F यानी कि, और इधर लगेगा इसका F2, और ये लगेगा हमारा F1, है ना। N2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 40 प्लस N1 विच मीन्स 40 प्लस हमारा 10, है ना, 40 प्लस 20 दिस मीन्स 60 न्यूटन, राइट। N2 का वैल्यू 60 न्यूटन। अब यहाँ पे F2 का वैल्यू, ये F2 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए ये जो सरफेस है ग्राउंड सरफेस, ये N2 लगा रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, तो 0.1 इंटू 60 विच मीन्स कितना हुआ, 6 न्यूटन। अब इसका हम इधर हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखे तो क्या आएगा हमारे पास, F माइनस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 4 इंटू ए। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, F माइनस F1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 10, F2 का वैल्यू कितना आया 6 इक्वल्स टू 4, और A का वैल्यू कितना आया हमारे पास 5 ऑलरेडी। इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये 4 5 जा 20, और ये 10 एंड 6 16 हो गया, तो 20, और ये माइनस 16 इधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, तो 20 प्लस 16 यानी 36। तो F का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 36 न्यूटन। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा क्या मेथड है हमारे पास, मेथड 2। हम क्या करेंगे, इसको एक इंडिविजुअल 6 केजी का ब्लॉक कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। 6 केजी का ब्लॉक हमने कंसिडर कर लिया, तो इधर कितना लगेगा हमारे पास, F निकाल रहे हैं, ये एक्सेलरेशन हो गया। इधर कितना लगा N2, यहाँ पे हो गया 60, इधर कितना लगा F2, तो F2 का वैल्यू कितना हो गया 0.1 इंटू 60, ये हो गया हमारे पास 6 न्यूटन। अगर हम F का वैल्यू निकालें, F माइनस 6, राइट, इक्वल्स टू 6 इंटू ए,
तो यहाँ से आ गया एफ का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू है 5, यानी 6 5 जा 30, 30 और ये -6 हो जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 30 + 6 यानी कि 36 न्यूटन। यहाँ से भी 36 न्यूटन आ रहा है। तो ज़्यादा ईज़ी है ये करना, पर यहाँ पे बस यही गलती होने के चांसेस होते हैं कि हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में उन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन है उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है सॉल्व करते समय, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी तक हमने देखा था कि हम नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या होगा कि हम ऊपर वाले ब्लॉक में फोर्स लगाएं यहाँ पे, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक में अगर फोर्स लगाते हैं तो अ, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो नीचे वाले ब्लॉक को आगे मूव कराएगा कौन, इन बी और ए के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, राइट, ये हमने मान लिया एफ। अब इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो इस एफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है कि नहीं, या फिर बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ए लगाएगा बी पे, वो इधर लगाएगा एफ। एफ का वैल्यू कितना होगा, अगर बी आगे मूव कर रहा है ए के रिस्पेक्ट में तो ए बी पे इधर एफ फ्रिक्शन लगाएगा और बी ए पे इधर फ्रिक्शन लगाएगा। एफ का वैल्यू कितना होगा, वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी का हम अ, निकाल लेंगे पहले। बाय द वे मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए मेरा मेन पहला फोकस होगा 4 kg, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एफ, और एफ कहाँ से निकालेंगे हम, बी के नॉर्मल रिएक्शन से। तो यहाँ पे आ जाएगा एन, इधर हो गया एफ, राइट, इधर हमारा लगेगा स्मॉल एफ, और ये हमारा हो गया 20। एन का वैल्यू कितना आया 20, N1 ले लिया हमने 20 न्यूटन। F1, F1 का वैल्यू कितना हो गया 0.5 इंटू 20 विच मीन्स 10 न्यूटन। यहाँ से हमें सिर्फ F1 चाहिए अभी, राइट। अब हम बात करते हैं 4 kg ब्लॉक पे। 4 kg ब्लॉक की अगर हम बात करें, 4 kg ब्लॉक सिंगल, अभी ये फ्रिक्शन लेस है तो हमें इसका N2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे इधर ये हो जाएगा N2, इधर लगेगा हमारे पास N1, राइट। इसको आगे की तरफ मूव करा रहा है F, है ना। अब यहीं पे हम निकालेंगे क्या, यहाँ सिंस यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इधर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग नहीं रहा, इस पे सिर्फ इस एफ के चलते, या F1 इसको मान लेते हैं। तो F1 और ये हमने ले लिया ए। F1 का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा F1/4 विच मीन्स 10/4, दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हमने 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल दिया, ये हो गया एक्सेलरेशन इन दोनों का कंबाइंड, कोई दिक्कत। अब जैसे ही हम इसको आगे मूव करा रहे हैं एक्सेलरेशन से, ये हो गया एक्सेलरेशन, तो एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम सिंगल इंडिविजुअली 2 kg को कंसिडर करें, ठीक है, या फिर पूरे कंबाइंड ब्लॉक को एक साथ करें। अगर 2 kg को हम सिंगल कंसिडर करते हैं, तो 2 kg ब्लॉक पे अगर हम बात करते हैं, सिंपल 2 kg ब्लॉक का, कोई और दिमाग नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे निकलेगा एफ, तो इस पे हमें इधर फ्रिक्शन लग दिखाना पड़ेगा, और ये एक्सेलरेशन से ए से जा रहा है, तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2a। एफ का वैल्यू कितना है हमें निकालना है, माइनस ये स्मॉल एफ का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10, और 2 इंटू 2.5 यानी कि 5, तो 2.5 इंटू 2 यानी 5, 5 और ये जो -10 है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 15 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम। और दूसरा मेथड है क्या कि हम इसको पूरी तरह से कंबाइंड एक कंसिडर कर लेते हैं। अगर इसको हम कंबाइंड कंसिडर करेंगे तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, ये हो गया एफ, ये होगा 4 to 6, है ना, और इधर ये एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू ए और 6 इंटू 2.5, दैट मीन्स एफ का वैल्यू 15 न्यूटन, यहाँ से भी आया, कोई दिक्कत नहीं, सही। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि F2 इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है F2 है, ठीक है, और F1 इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड फ्लोर, राइट, यानी कि जो सरफेस है ये भी हमारा रफ सरफेस है। हमें निकालना है फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स इन विच बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ओके, ये निकालना है रेंज ऑफ एफ। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले फिर से अगेन हमारा फोकस होगा क्या कि सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे, और उसकी हेल्प से हम 4 kg पे जो फ्रिक्शन फोर्स या एक्सेलरेशन निकलेगा उसका वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम 2 kg का ब्लॉक लेते हैं, यहाँ से हम अ, अगर एफ इधर मूव कर रहा है तो बी ए पे किधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इधर,
और ये इसका वैल्यू कितना है हमारे पास F2। और सिमिलरली अगर F आगे बढ़ रहा है, ब्लॉक बी आगे बढ़ रहा है, तो ए पे ये इधर फोर्स लगाएगा F2, और ए पे जो सरफेस है वो इधर फोर्स लगाएगा F1, है ना। तो अगर 2 kg ब्लॉक को हम कंसिडर करें, ऊपर लगेगा क्या, हमने ले लिया N2, इधर लग रहा है F2, नीचे आएगा 20, इधर आ गया F, है ना। यहाँ पे हम N2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 20 न्यूटन। F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा μ2 इंटू 0.5 इंटू N2, विच मीन्स 10 न्यूटन। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स F2 का वैल्यू। अब ये F2 रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो अगर F2 का वैल्यू यहाँ पे जो F है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इस पे कंसिडर कर ले, ठीक है, एक साथ मूव कर रहा है, या 4 kg ब्लॉक को इंडिविजुअली हम ले ट्रीट कर लेते हैं। इधर लगेगा हमारा N1 N2, ये हो गया 40। तो हमारे पास N1 का वैल्यू कितना हो गया 40 प्लस N2, 40 प्लस N2 यानी कि 60, और F1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.1 इंटू 60, दैट मीन्स 6 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हैं। अगर फ्रिक्शन हो तो इधर हमारा F हो गया, अच्छा यहाँ पे लग रहा है हमारे पास 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन F1, है ना, कोई दिक्कत। तो अगर, और ये हो गया हमारे पास 6 kg ब्लॉक, अगर F का वैल्यू 6 न्यूटन से कम हुआ, है ना, तो ये कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, सिंपल। इफ F इज लेस देन 6 न्यूटन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वुड बी जीरो, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो क्लियर है। अगर 6 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो ये साथ साथ मूव करेंगे, लेकिन कब तक साथ साथ मूव करेंगे, मैक्सिमम हमें निकालना होगा, मैक्सिमम फोर्स फॉर विच द बोथ द बॉडी विल बी मूव टुगेदर। तो हम उसके लिए क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कब तक करेंगे, तो इसमें से हम इस F2 का वैल्यू का यूज करके, जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम, राइट, उसका यूज करके हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, राइट। अगर F2 हमारा लग रहा है, ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक क्या होगा F2 माइनस F1/4, F2 माइनस F1/4, F2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 माइनस 6/4, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है हम इसमें पुट करके देखें, ये वाला पार्ट ए, F माइनस 6, यहाँ पे एक्सलेशन लिख लेते हैं, F माइनस 6 इक्वल्स टू 6A। तो F इक्वल्स टू 6 प्लस 6, दैट इज 12 न्यूटन, यानी कि 12 न्यूटन तक, जब F का वैल्यू 12 न्यूटन तक है तब दोनों साथ साथ मूव करेंगे, राइट। देन इफ F इज 6 न्यूटन से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 12 न्यूटन, तो उस केस में क्या होगा, ए का वैल्यू होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बोथ वुड मूव टुगेदर, बोथ वुड मूव टुगेदर। बट अगर एफ का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 12 हुआ तो क्या होगा, दे वुड मूव सेपरेटली, राइट, इफ दे वुड मूव सेपरेटली। यहाँ पे हम एक लाइन और एक पेज और लिख देते हैं, इफ एफ इज ग्रेटर देन 12 न्यूटन both block would move separately, ठीक है, क्लियर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।